एक झाड़ी में तकरीबन 2 बजे रात के आसपास एक लड़की बिना कपड़ों के पूरे उसके अंग को इस तरीके से क्षतिग्रस्त किए हुए नजर आती है। यकीन मानिए, जिसे देखने के बाद आपका भी कलेजा फट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम एक ऐसी बेहद खौफनाक और दर्दनाक कहानी लेकर आए हैं। यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 30 जुलाई 2010। 30 जुलाई 2010 की शाम को एक लड़की अपने घर से रोजाना की तहत ही कोचिंग करने के लिए स्कूटी से कोचिंग सेंटर जाती है। वो लड़की हमेशा तकरीबन 5 बजे के आसपास कोचिंग के लिए निकलती है और रात के 9 बजे वापस उसी कोचिंग से घर पर आती है। लेकिन 30 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ कि नेहा पल्लव अपने घर से निकली तो जरूर, लेकिन अपने घर पर तकरीबन जब 10 बजे रात तक वापस नहीं आई तो घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए। अब जब घर वाले परेशान हुए तो वो तुरंत कोचिंग सेंटर में फोन किए, उस लड़की के नंबर पर फोन करने लगे, लेकिन नेहा का नंबर बंद बताने लगा। अब जब नेहा का नंबर बंद बताने लगा तो तक 10 बजे रात को पूरे घर वाले बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं और उसी कोचिंग सेंटर पर वो पूरा रास्ता देखते हुए पहुंचते हैं। और जब कोचिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उनकी लड़की वहां पर नहीं है। कोचिंग वालों से बातचीत की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि वो तो अपने समय से ही घर के लिए निकल गई है। अब ये सब सुनने के बाद घर वाले बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं। कहा जाता है कि चंडीगढ़ इतनी खूबसूरत जगह जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल हो, और इस खूबसूरती में एक सुंदर सी लड़की गायब हो जाए तो सोचिए किस तरीके का पूरा माहौल चंडीगढ़ में क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद घर वाले आनन फानन में सेक्टर 38 के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन चूंकि परिवार रहता है तो परिवार ऐसे तो अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। अब परिवार पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी खुद ही इस मामले में खोजबीन शुरू करता है और अपनी लड़की को खोजना शुरू कर देता है। और जब वो खोजते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के उसी स्टैंड के पास जब जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी की यानी नेहा की स्कूटी उसी जगह पर गिरी हुई है। अब स्कूटी गिरी हुई देखते ही घर वालों को कुछ अनहोनी की आशंका होती है और घर वाले आनन फानन में स्कूटी के पास पहुंचते हैं, उसे उठाते हैं, सही करते हैं और आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू कर देते हैं। ये सब करते हुए तकरीबन रात के 1 बज चुके होते हैं, लेकिन अभी तक नेहा का कोई पता नहीं चलता है। और जैसे ही समय बीतता है तकरीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास एक झाड़ी में नेहा की एक लाश दिखती है। लाश ऐसी कि यकीन मानिए घर वालों को देखने के बाद सोचा भी नहीं था घर वालों ने इस तरीके से उनकी बेटी उन्हें मिलेगी। उस लाश की शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी वो लड़की बिना कपड़ों के, और उसके निजी अंगों को देखेंगे तो मानो कि कलेजा ही फट जाए उस बाप का जिसने अपनी बेटी को कुछ इस तरीके से देखे। क्योंकि उसकी निजी अंगों को कुछ इस तरीके से नोचा गया था, इस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था कि शायद वो इस कहानी के माध्यम से बताना भी बेहद मुश्किल काम है। ये सब देखने के बाद पिता बेटी के ऊपर कपड़े डालता है और उठाता है और सीधे चंडीगढ़ पीजीआई में लेकर भागता है कि हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए और मेरी बेटी बच जाए। लेकिन अफसोस कि जब वो चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर उसे डेथ करा दे देते हैं और वो बच्ची मर चुकी होती है। अब नेहा की मौत की खबर जैसे ही पुलिस वालों को दी जाती है, पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, आनन फानन में शव को अपने कब्जे में लेते हैं। और जब उस शव को एक नजर पुलिस वाले देखते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है कि इतनी बेरहमी से कौन ऐसा शख्स था जो नेहा का हत्या किया है।
अब उसे देखने के बाद पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, 100 पर लगे तमाम सारे निशान को कलेक्ट करते हैं। चूंकि नेहा का बलात्कार भी हुआ था, इस वजह से उसके सीमन को फॉरेंसिक टीम कलेक्ट करती है, हर जगह के डीएनए टेस्ट को कलेक्ट करती है और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब जांच शुरू की जाती है, लेकिन यकीन मानिए जब फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाती है, इस जगह की पूरी जांच कराई जाती है, तो पुलिस को कोई भी सबूत उस जगह से नहीं मिलता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी निजी अंगों को कुछ इस तरीके से नोचा गया था कि जिसे बयां करना भी मुश्किल है। और उसके सर पर पहले एक बड़े पत्थर से उसके सर पर वार किया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके साथ ये पूरी दरिंदगी की जाती है और उसके बाद रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मौत की खाट उतार दिया जाता है। ये सब सुनने के बाद रूह कांप जाती है। अब पुलिस इस केस की जांच तेजी से शुरू करती है और जितना तेजी से पुलिस जांच शुरू करती है, उतनी ही तेजी से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई जान पहचान, ना किसी ने देखा उसे जाते हुए, ना किसी ने देखा उसे आते हुए। आखिर वो लड़की उन झाड़ियों तक कैसे पहुंची, किसी को कुछ नहीं पता। पूरी जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल होता है, लेकिन फिर भी नेहा की कातिल का कोई पता नहीं चल पाता है। तकरीबन 8 से 10 साल तक केस कोर्ट में चलता है, लेकिन 8-10 सालों तक खोजने के बाद पुलिस ने इस केस में हाथ खड़े कर दिए थे और कोर्ट में बार बार एक ही चीज पेश हो रहा था और बार बार पुलिस यही दाखिल कर रही थी, अनटेस्टेड रिपोर्ट। अब ये सब सुनने के बाद जिसके परिवार की बेटी की कुछ इस कदर हत्या हो जाए और कोई भी सबूत भी ना मिले, कातिल भी ना मिले, सोचिए उस परिवार और उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। अब इसी कत्ल की तकरीबन 10 से 12 साल बाद 12 जनवरी 2022 सुबह तकरीबन 11 बजे मोइली का जंगल, चंडीगढ़ है, ऐसी बेहद खौफनाक ही एक और लाश मिलती है, जिस महिला की उम्र तकरीबन 30 से 32 वर्षों के आसपास होती है और उसके भी तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके निजी अंगों को भी इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया गया होता है जिसे देखने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई दरिंदा इस कदर कैसे हो सकता है कि किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके से उतारू हो सकता है। अब पुलिस इस लाश की छानबीन शुरू करती है, इसे अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम में भेजती है और सारे थानों को इत्तला कर दिया जाता है कि इस तरीके की एक लाश मिली है। तब तक एक खबर आती है कि एक दिन पहले यानी 11 जनवरी 2023 को एक महिला अपने घर से तकरीबन 8 बजे के आसपास अपने पति के साथ मार्केट जाती है। मार्केट करने के लिए वहीं उसका पति उसे छोड़कर काम के सिलसिले में कहीं चला जाता है और कहता है कि तुम घर चली जाना। अब इतना सब होने के बावजूद जब वो महिला घर नहीं पहुंचती है तो उसका पति पुलिस में जाता है, कंप्लेन करता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई। उसकी पत्नी का नाम था मनप्रीत कौर। अब मनप्रीत कौर की जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उसकी फोटो रख दी जाती है और जब ये डेड बॉडी की फोटो उस फोटो से मैच कराई जाती है तो पता चलता है कि बेहद खूबसूरत और हसीन दिखने वाली ये महिला, जिसका नाम है मनप्रीत कौर, और इसके साथ भी नेहा की तरह ही पूरी तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को, उसके निजी अंगों को क्षतिग्रस्त किया गया होता है और वो भी केस बिल्कुल उसी तरीके से उसी जंगल में मिलता है। इसके बाद जांच पड़ताल और तेजी से शुरू की जाती है तो पता चलता है, इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। बॉडी के पार्ट पर लगे हुए लार्वा, सीमन, हर तरीके के डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसे फॉरेंसिक टीमों में भेजा जाता है। इस केस का भी सेम नेहा की तरह जांच पड़ताल किया जाता है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद जब रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस वाले भी बेहद चौंक जाते हैं। इस महिला को भी एक बड़े पत्थर से इसके सर पर वार किया जाता है, जिससे इसकी मौत होती है और उसके बाद ये दरिंदगी उसके साथ पुनः की जाती है। तो दोस्तों, जुर्म के वर्चस्व की कहानी का पार्ट 1 आज हम यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये कातिल पुलिस के गिरफ्त में आया और कत्ल के तकरीबन 15 से 16 साल बाद जब कातिल को पकड़ा गया तो यकीन मानिए कातिल खुद हैरान था कि न मैंने कोई सबूत छोड़ा, ना कोई जगह छोड़ा। फिर उसके बाद कैसे आदमी को पकड़ा गया, ये सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।